स्टडी गुरु एक्स में आप सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर गहराई से बात करने वाले हैं, पर्यावरण अध्ययन यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज या ईवीएस। ये चर्चा एसएससी और बीपीएससी शिक्षक परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए तो खास है ही, पर उन सब के लिए भी है जो हमारे पर्यावरण को, हमारे आसपास की दुनिया को थोड़ा बेहतर समझना चाहते हैं। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है, कोड 568, हम उसी के आधार पर ईवीएस की जो बुनियादी बातें हैं, इसका महत्व क्या है और कुछ जो मुख्य अवधारणाएं हैं, उनको साफ तौर पर समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस विश्लेषण। बिल्कुल। और शुरुआत हम पर्यावरण की परिभाषा से ही करते हैं ना, कि आखिर ये है क्या। फिर हम देखेंगे कि इसके अलग अलग हिस्से या मतलब घटक कौन से हैं और ये समझना क्यों इतना जरूरी है, खासकर जब हम सतत विकास, जिसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, उसकी बात करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले ये शब्द ही एनवायरमेंट, ये कहाँ से आया है? सुनने में तो अंग्रेजी का लगता है। हाँ, है तो अंग्रेजी का, लेकिन इसकी जड़ें फ्रेंच भाषा में है। शब्द है एनवायरनर, जिसका मतलब होता है आसपास या घेरना। अच्छा, घेरना। हाँ, तो सीधे शब्दों में कहें तो पर्यावरण मतलब वो सब कुछ जो किसी भी जीव के, चाहे वो पौधा हो, जानवर हो या इंसान, उसके जीने, उसके बढ़ने और उसके ठीक-ठाक रहने पर असर डालता है। इसमें सब आ जाता है, सामाजिक माहौल, आर्थिक स्थितियां, जैविक चीजें, भौतिक, रासायनिक, सब कारक जो हमारे इर्द गिर्द हैं। और स्रोत सामग्री में एक बड़ी दिलचस्प बात कही गई है कि पर्यावरण के ये सारे तत्व, ये सब चीजें एक दूसरे से एक मकड़ी के जाल की तरह जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल सही कहा। ये मकड़ी के जाल वाला उदाहरण बहुत अच्छा है। मतलब अगर जाल का एक धागा भी हिलता है ना, तो उसका असर पूरे जाल पर महसूस होता है। वैसे ही पर्यावरण में अगर कहीं एक छोटी सी भी गड़बड़ी होती है, तो उसका असर कई दूसरी जगहों पर, कई दूसरी चीजों पर पड़ता है। सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो इस जाल के, कह सकते हैं, मुख्य धागे कौन कौन से हैं? पर्यावरण के मुख्य घटक। बायोटिक अजैविक मतलब निर्जीव चीजें, जैसे हवा, पानी, मिट्टी, धूप, चट्टानें, ये सब। अच्छा, निर्जीव। और दूसरा हिस्सा है जैविक घटक, बायोटिक, यानी सजीव चीजें, जैसे छोटे छोटे जीवाणु, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फिर पौधे, जानवर और हम इंसान भी। अच्छा। और पर्यावरण स्वस्थ रहे, इसके लिए इन अजैविक और जैविक घटकों के बीच एक सही संतुलन, एक बैलेंस बना रहना बहुत जरूरी है। तो ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन, क्या बस इसी ताने बाने को, इसी जाल को समझना है? लेकिन जैसा हमारी सामग्री बता रही है, ये सिर्फ एक विषय नहीं है, ये बहुविषयक है, मल्टीडिसिप्लिनरी। ये बात थोड़ी और समझाएं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। ईवीएस सिर्फ कह सकते हैं भूगोल या जीव विज्ञान नहीं है। असल में इसमें कई सारे विज्ञान और विषय शामिल हैं। आपको इसमें रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री की बातें मिलेंगी, जीव विज्ञान, बायोलॉजी तो है ही, पृथ्वी विज्ञान, अर्थ साइंस, वायुमंडलीय विज्ञान, एटमॉस्फेरिक साइंस भी है। और इतना ही नहीं, इसमें सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स, गणित, मैथ्स, भूगोल, ज्योग्राफी, इन सब के सिद्धांत भी काम आते हैं। बाप रे, इतने सारे विषय। हाँ, और ये बहुविषयक नजरिया इसलिए जरूरी है ताकि हम समझ सके कि पर्यावरण में कोई एक घटना भी होती है तो वो कितने अलग अलग पहलुओं को, कितनी जटिलताओं के साथ प्रभावित कर सकती है। वो मकड़ी का जाल जो है ना, उसे समझने के लिए हमें कई अलग अलग ऐनक लगाकर देखना पड़ता है। समझ गया। तो ये तो हुई समझने की बात, पर इसकी जरूरत क्यों है? मतलब ठीक है, परीक्षा के लिए तो पढ़ना है, लेकिन असल जिंदगी में समाज के लिए इसकी क्या अहमियत है? बहुत अहमियत है। देखिए, स्रोत सामग्री के हिसाब से ईवीएस हमें कई तरह से मदद करता है। पहली बात, यह हमें प्रदूषण जैसी जो बड़ी समस्याएं हैं, उनको पहचानने और उनका हल ढूंढने में मदद करता है। दूसरी बात, ये प्रकृति का जो अपना एक संतुलन है, जिसे पारिस्थितिक संतुलन कहते हैं, उसे बनाए रखने में मदद करता है। हमारी धरती पर जो इतनी तरह के जीव जंतु और पेड़ पौधे हैं, यानी जैव विविधता, उसकी रक्षा करने में सहायक हैं। और सबसे जरूरी, जो आजकल बहुत चर्चा में है, सतत विकास, उस लक्ष्य को पाने में ये हमारी मदद करता है। सतत विकास पर हम अभी आएंगे। हाँ, और एक आम नागरिक के तौर पर भी ये हमें अपने पर्यावरण और उससे जुड़ी जो चुनौतियां हैं, उनका बुनियादी ज्ञान तो देता ही है, जो कि बहुत जरूरी है। सामग्री में पर्यावरण के कुछ बड़े खंडों का भी जिक्र है। स्थल मंडल, जल मंडल, ये क्या है संक्षेप में? ये पर्यावरण के, कह सकते हैं, बड़े बड़े डोमेन्स हैं।
स्थल मंडल मतलब पृथ्वी की जो ऊपरी ठोस परत है जिस पर हम रहते हैं। पहाड़, मैदान, रेगिस्तान, चट्टाने, मिट्टी सब इसमें आता है। पृथ्वी की क्रस्ट, मेंटल कोर भी इसी का हिस्सा है। ठीक है। फिर है जल मंडल, पृथ्वी का सारा पानी, महासागर, सागर, नदियां, झीलें, तालाब, ग्लेशियर, यहाँ तक कि जमीन के नीचे का पानी, भूजल भी, सब जल मंडल है। अच्छा। तीसरा वायुमंडल, गैसों की वो परत जिसने पृथ्वी को चारों ओर से घेर रखा है, हमारी हवा। और चौथा? चौथा है जीव मंडल। ये पृथ्वी का वो पूरा हिस्सा है जहां जीवन मौजूद है। इसमें स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के वो सारे हिस्से आ जाते हैं जहां भी जीवन पाया जाता है। और ये सब खंड भी आपस में जुड़े होंगे, उसी मकड़ी के जाल की तरह। बिल्कुल, सब एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। हवा, पानी, जमीन, जीवन सब आपस में गुंथे हुए हैं। एक और शब्द है जो अक्सर पर्यावरण के साथ सुनने में आता है, पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी। लोग अक्सर पर्यावरण और पारिस्थितिकों को एक ही समझ लेते हैं। इनमें क्या फर्क है? हाँ, ये कंफ्यूजन होता है। देखिए, इकोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के शब्द ओकोलॉजी से बना है। ओकोस मतलब रहने की जगह और लोगोस मतलब अध्ययन। रहने की जगह का अध्ययन। हाँ, तो पारिस्थितिकी या इकोलॉजी विज्ञान की वो शाखा है जो खास तौर पर इस बात का अध्ययन करती है कि सजीव प्राणी यानी पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव, ये सब एक दूसरे के साथ कैसे रहते हैं और अपने आसपास के माहौल के साथ, चाहे वो भौतिक माहौल हो, जैविक हो या सामाजिक सांस्कृतिक, उसके साथ कैसे तालमेल बिठाते हैं, कैसे इंटरैक्ट करते हैं। अच्छा। तो कह सकते हैं कि पर्यावरण वो पूरा स्टेज है और पारिस्थितिकी उस स्टेज पर होने वाले एक्टर्स, जीवों और उनके आपसी रिश्तों और स्टेज के साथ उनके रिश्तों का अध्ययन है। ये उस मकड़ी के जाल के अंदर के धागों के आपसी कनेक्शन को ज्यादा गहराई से देखता है। ये अच्छी तरह समझाया आपने। अब आते हैं उस बड़े विचार पर जिसकी बात पहले ही थी, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये शब्द आजकल हर जगह है, और इसका सही मतलब क्या है? सतत विकास का जो मूल विचार है वो बहुत सीधा और गहरा है। ये कहता है कि हमें विकास ऐसा करना चाहिए जो हमारी आज की ज़रूरतें तो पूरी कर दे, लेकिन ऐसा करते हुए हम आने वाली पीढ़ियों की अपनी ज़रूरतें पूरी करने की क्षमता को खतरे में न डालें। मतलब भविष्य का ध्यान रखते हुए आज का विकास। बिल्कुल। ये असल में 3 चीज़ों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश है: पर्यावरण, समाज और अर्थव्यवस्था। अक्सर क्या होता है कि हम सिर्फ आर्थिक विकास के पीछे भागते हैं और पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचा देते हैं। जैसे हमने फैक्ट्रियां लगाईं, गाड़ियां चलाईं, कोयला जलाकर बिजली बनाई, तरक्की तो हुई पर हवा प्रदूषित हो गई, नदियां गंदी हो गईं, जलवायु परिवर्तन का खतरा बढ़ गया। ये सतत विकास नहीं है। तो फिर ये संतुलन साधा कैसे जाए? क्या तरीके हैं इसके? स्रोत सामग्री कुछ बहुत व्यवहारिक तरीके बताती है। पहला, जनसंख्या वृद्धि को कंट्रोल करना जरूरी है ताकि हमारे जो सीमित संसाधन हैं उन पर दबाव कम हो। ठीक। दूसरा, हर व्यक्ति जो प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करता है उसकी मात्रा कम करनी होगी, मतलब जरूरत से ज्यादा खपत ना हो। और तीसरा बहुत मशहूर है, 3 Rs का सिद्धांत। 3 Rs? हाँ, रिड्यूस यानी खपत कम करना, रीयूज यानी चीज़ों को फेंकने के बजाय बार बार इस्तेमाल करना, और रिसाइकिल यानी पुरानी चीज़ों से नई चीज़ें बनाना, पुनर्चक्रण। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, हाँ ये तो सुना है। इसके अलावा पर्यावरण शिक्षा को बहुत बढ़ावा देना होगा ताकि लोग जागरूक हों, समझें कि उनकी भूमिका क्या है। इसी से जुड़ा हुआ शायद ग्रीन बिल्डिंग्स का कॉन्सेप्ट भी है जिसका जिक्र है। ये क्या चीज़ है? हाँ, ग्रीन बिल्डिंग्स या जिन्हें टिकाऊ इमारतें भी कहते हैं, ये सतत विकास का ही एक हिस्सा है। ये ऐसी बिल्डिंग्स होती हैं जिन्हें इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है, बनाया जाता है और चलाया जाता है कि वो पर्यावरण पर कम से कम बुरा असर डालें। कैसे? कोशिश ये होती है कि ये इमारतें ऊर्जा कम खर्च करें, पानी बचाएं, इनमें ऐसी सामग्री इस्तेमाल हो जो पर्यावरण के अनुकूल हो, ये कचरा कम पैदा करें और अंदर रहने या काम करने वालों के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी हो। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा विचार है। हाँ, ये सतत विकास को जमीनी हकीकत बनाने का एक ठोस तरीका है। चलिए अब जरा प्राकृतिक संसाधनों की बात करते हैं जिनका जिक्र बार बार आ रहा है। हाँ, हमारी सामग्री इन्हें कैसे बांटती है? देखिए, हमारे ग्रह पर संसाधन सीमित हैं। इनको मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? पहला है नवीकरणीय संसाधन, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नवीकरणीय? हाँ, यानी वो संसाधन जो अगर हम ठीक से इस्तेमाल करें, उनका सही प्रबंधन करें,
तो वो खत्म नहीं होंगे, वो फिर से बन जाते हैं या उनकी पूर्ति होती रहती है। जैसे पेड़ पौधे है ना, हम काटते हैं फिर उगा सकते हैं। सौर ऊर्जा, सूरज की रोशनी तो रोज मिलती है। पवन ऊर्जा, हवा चलती रहती है। पानी भी जल चक्र के जरिए वापस आता है। स्रोत में फातू हेवा के वर्षावन या माउंट किनाबालू के कार्सन जलप्रपात जैसे उदाहरण दिए गए हैं जो प्राकृतिक रूप से बने रहते हैं। ठीक है, और दूसरा प्रकार? दूसरा है गैर नवीकरणीय संसाधन, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये कौन से हुए? ये वो संसाधन है जो एक बार हमने इस्तेमाल कर लिए तो वो या तो दोबारा बनते नहीं या उन्हें बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। जैसे कि कोयला, पेट्रोल। बिल्कुल। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और जमीन से निकलने वाले खनिज, ये सब गैर नवीकरणीय हैं। हाँ। और चिंता की बात यह है, जैसा स्रोत बताता है, कि दुनिया की लगभग 85% ऊर्जा जरूरत आज भी इन्हीं गैर नवीकरणीय स्रोतों से पूरी हो रही है। 85%? ये तो बहुत ज्यादा है। ये टिकाऊ तो बिल्कुल नहीं लगता। बिल्कुल नहीं। भूमि भी तो एक बहुत बड़ा और जरूरी संसाधन है। हाँ बिल्कुल, भूमि के बिना तो खेती नहीं हो सकती। इसी से हमें ज्यादातर भोजन मिलता है। ये खनिजों का भंडार है और जमीन के नीचे पानी यानी भूजल भी इसी में समाया होता है। मिट्टी की संरचना का भी जिक्र है, सॉइल प्रोफाइल। हाँ, मृदा परिच्छेदिका या सॉइल प्रोफाइल। अगर आप जमीन में सीधा नीचे की तरफ एक गड्ढा खोदे तो आपको मिट्टी की अलग-अलग परतें दिखाई देंगी। परतें? हाँ, रंग बनावट में अलग-अलग। इन्हें क्षितिज होराइजन्स कहते हैं, जैसे ए होराइजन, बी होराइजन, सी होराइजन। सबसे ऊपरी परत ए होराइजन ही सबसे उपजाऊ होती है। इन परतों को समझना खेती और मिट्टी के संरक्षण के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन हम सुन रहे हैं कि इन कीमती संसाधनों पर, खासकर भूमि पर, बहुत दबाव पड़ रहा है। भूमि क्षरण या लैंड डिग्रेडेशन क्या है और ये क्यों हो रहा है? भूमि क्षरण का सीधा सा मतलब है जमीन की गुणवत्ता का गिरना, उसका उपजाऊपन कम होना या उसका किसी और काम के लायक ना रहना। इसके कारण ज्यादातर हमारी अपनी गतिविधियां ही हैं, जैसे हम खानों से खनिज निकालने के लिए जमीन खोद डालते हैं। हाँ। शहर बसाने के लिए, सड़कें बनाने के लिए खेती की जमीन या जंगल काट देते हैं। शहरीकरण। हाँ, शहरीकरण। अंधाधुंध पेड़ काटते हैं। खेतों में पैदावार बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा रासायनिक खाद और कीटनाशक डालते हैं, जिससे मिट्टी खराब होती है। फैक्ट्रियों का कचरा जमीन पर फेंक देते हैं। ये सब मिलकर जमीन को धीरे धीरे खराब या कहें बंजर बना रहे हैं। और इसी से जुड़ा है मृदा अपरदन यानी सॉइल इरोजन। ये क्या है? हाँ, मृदा अपरदन भूमि क्षरण का ही एक बहुत गंभीर रूप है। इसमें होता क्या है कि मिट्टी की जो सबसे ऊपरी, सबसे उपजाऊ परत होती है ना, वो हवा के तेज झोंकों से या पानी के तेज बहाव से बहकर या उड़कर अपनी जगह से हट जाती है। ओहो। और यही परत खेती के लिए सबसे जरूरी होती है, क्योंकि सारे पोषक तत्व इसी में होते हैं। इसके कारण क्या है? मुख्य कारण है बहुत बड़े पैमाने पर जंगलों का कटना, क्योंकि पेड़ की जड़ें मिट्टी को पकड़कर रखती हैं। हाँ, ये तो है। नदियों में जब भयंकर बाढ़ आती है तो वो अपने साथ किनारों की मिट्टी बहा ले जाती है। और कई बार खेती के गलत तरीके, जैसे ढलान पर गलत ढंग से जुताई करना, ये भी मिट्टी को कटाव के लिए खुला छोड़ देते हैं। स्रोत में इसे भूमि की रेंगती हुई मौत कहा गया है। रेंगती हुई मौत, ये तो बड़ा डरावना शब्द है। क्योंकि ये धीरे धीरे होता है पर जमीन की पूरी जान निकाल देता है। तो क्या इसे रोकने के कुछ तरीके हैं? ये जानना जरूरी होगा, खासकर परीक्षा के नजरिए से। हाँ बिल्कुल है, और ये अक्सर पूछे भी जाते हैं। स्रोत में कुछ खास कृषि तकनीकों का जिक्र है। एक है कॉन्टूर खेती। कॉन्टूर फार्मिंग? इसमें पहाड़ी ढलानों पर ढाल के साथ साथ नहीं, बल्कि ढाल के आर पार, मतलब एक ही ऊंचाई पर बनी रेखाओं, कॉन्टोर्स के साथ जुताई और बुआई की जाती है। इससे पानी तेजी से नीचे नहीं बहता और मिट्टी का कटाव रुकता है। अच्छा, ढलान के आर पार। हाँ, दूसरी है पट्टीदार खेती, स्ट्रिप फार्मिंग। इसमें खेत में अलग अलग पट्टियां बनाई जाती हैं। एक पट्टी में ऐसी फसल लगाते हैं जिसकी जड़ें मजबूत हों और मिट्टी को पकड़ें, जैसे कोई घास। और अगली पट्टी में कोई ढीली जड़ों वाली फसल, जैसे मक्का। ये पट्टियां हवा और पानी के बहाव को रोकती हैं। समझ गया। तीसरी है सीढ़ीदार खेती, टेरेसिंग। ये तो पहाड़ों पर आम है। ढलान को काटकर सीढ़ियों जैसे खेत बना दिए जाते हैं। इससे भी पानी का बहाव धीमा होता है और मिट्टी रुकी रहती है। और खेती के अलावा? इनके अलावा जो बंजर जमीन है उस पर ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना, यानी वनीकरण।
और पानी के बहाव को रोकने और मिट्टी को बचाने के लिए छोटे छोटे बांध बनाना, जिन्हें चेक डैम कहते हैं, ये भी बहुत कारगर उपाय हैं। ये तो हुए कटाव रोकने के उपाय। पर अगर ये कटाव और क्षरण बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो क्या होता है? क्या तब मरुस्थलीकरण होता है? हाँ, बिल्कुल। जब उपजाऊ जमीन धीरे धीरे अनुपजाऊ, बंजर, रेगिस्तान जैसी भूमि में बदलने लगती है, तो उसी प्रक्रिया को मरुस्थलीकरण कहते हैं। इसके कारण क्या सिर्फ प्राकृतिक होते हैं, जैसे कम बारिश? नहीं, प्राकृतिक कारण तो है, जैसे कहीं बहुत कम बारिश होती है या मिट्टी में नमक बहुत ज्यादा है। लेकिन आजकल मानवीय गतिविधियां मरुस्थलीकरण को बहुत तेजी से बढ़ा रही हैं। जैसे किसी इलाके में जानवरों से जरूरत से ज्यादा चराई करवाना, जिससे जमीन की घास खत्म हो जाती है और मिट्टी खुली रह जाती है। खेतों में जरूरत से ज्यादा सिंचाई करना, खासकर नहरों से, जिससे जमीन में पानी भर जाता है और नमक ऊपर आ जाता है। वाटर लॉगिंग एंड सैलिनाइजेशन। और लगातार पेड़ काटना। स्रोत में उत्तरी गुजरात के भुज इलाके का एक चिंताजनक उदाहरण दिया गया है। हाँ, क्या है वो? वहां पिछले करीब 20 सालों से जमीन के नीचे का पानी, भूजल, खेती और उद्योगों के लिए इतना ज्यादा निकाला गया है कि पानी का स्तर हर साल औसतन 3 मीटर नीचे जा रहा है। हर साल 3 मीटर? हाँ, और इसका नतीजा ये हो रहा है कि रेगिस्तान अब आसपास के गांव की तरफ फैल रहा है। ये मरुस्थलीकरण का जीता जागता उदाहरण है। ये वाकई बहुत चिंताजनक है। चलिए अब भूमि के बाद वनों की बात करते हैं। वन भी तो एक महत्वपूर्ण संसाधन है। निश्चित रूप से, वन तो बहुत ही महत्वपूर्ण नवीकरणीय संसाधन है। ये पेड़ों और दूसरी वनस्पतियों के बड़े समुदाय होते हैं। इनसे हमें लकड़ी मिलती है, घर बनाने के लिए, फर्नीचर के लिए, ईंधन के लिए, भोजन मिलता है, फल, मेवे, शहद, कई तरह की दवाइयाँ मिलती हैं। बहुत से जीव जंतुओं का ये घर है, उनका आश्रय स्थल है। और सबसे बड़ी बात, ये प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस करके हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो हमारे जीने के लिए जरूरी है। भारत में वनों की क्या स्थिति है? भारत में काफी वन क्षेत्र है और विविधता भी बहुत है। स्रोत में 2013 की एक रिपोर्ट का हवाला है, जिसके मुताबिक उस समय मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ में देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र था। हालांकि ये आंकड़े बदलते रहते हैं। लेकिन वनों की कटाई, डिफॉरेस्टेशन, ये भी एक बड़ी समस्या है जिसके बारे में हम लगातार सुनते हैं। इसके मुख्य कारण क्या हैं? हाँ, वनों की कटाई एक बहुत बड़ी वैश्विक समस्या है। इसके कई कारण हैं और वो अक्सर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। सबसे बड़ा कारण तो है खेती के लिए जमीन का बढ़ता दबाव। आबादी बढ़ रही है तो ज्यादा अनाज उगाने के लिए जंगलों को काटकर खेत बनाए जा रहे हैं। हाँ, ये तो है। फिर शहर बढ़ रहे हैं तो उनके विस्तार के लिए, घर बनाने के लिए जंगल काटे जा रहे हैं। बड़ी बड़ी परियोजनाएं जैसे बांध बनाना, सड़कें निकालना, उद्योग लगाना, इनके लिए भी जंगल साफ करने पड़ते हैं। और ईंधन की जरूरत? बिल्कुल। आज भी दुनिया में खासकर ग्रामीण इलाकों में बहुत बड़ी आबादी खाना पकाने और सर्दी में गर्मी के लिए लकड़ी पर निर्भर है। खनन भी एक बड़ा कारण है। जमीन के नीचे खनिज निकालने के लिए ऊपर के जंगल साफ कर दिए जाते हैं। और कुछ आदिवासी समुदायों में पारंपरिक रूप से झूम खेती या शिफ्टिंग कल्टीवेशन का चलन है। इसमें जंगल के हिस्से को जलाकर साफ करते हैं, कुछ साल खेती करते हैं और जब मिट्टी का उपजाऊपन कम हो जाता है तो उस जगह को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। अगर ये बहुत बड़े पैमाने पर हो तो इससे भी वनों को नुकसान पहुंचता है। तो इन सब कारणों से जंगल कम हो रहे हैं और इसका असर क्या पड़ता है? वो मकड़ी का जाल कैसे प्रभावित होता है? असर बहुत व्यापक और गंभीर होता है। सबसे पहला और सीधा असर तो जंगली जानवरों पर पड़ता है। उनका घर छिन जाता है, वो या तो मर जाते हैं या इंसानी बस्तियों की तरफ आने लगते हैं। हाँ, ये खबरें आती रहती हैं। पेड़ कटने से जमीन खुल जाती है। जब बारिश होती है तो पानी तेजी से बहता है, मिट्टी को अपने साथ ले जाता है, मृदा अपरदन, और नीचे के इलाकों में बाढ़ ज्यादा भयंकर रूप ले लेती है। पहाड़ों पर भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है। हमें जो वनों से उत्पाद मिलते थे, लकड़ी, फल, जड़ी बूटियां, वो कम हो जाते हैं। जंगल हवा को साफ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं। उनके कटने से वायु प्रदूषण बढ़ता है और जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज की समस्या और गंभीर होती है। और जो मिट्टी बहकर जाती है वो नदियों, झीलों, तालाबों में जमा हो जाती है, सिल्टेशन, जिससे वो उथले हो जाते हैं और उनकी पानी सहेजने की क्षमता कम हो जाती है।
स्रोत में चेरापूंजी का उदाहरण दिया गया है जो बहुत सटीक है। चेरापूंजी, जहां दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है। हाँ, वही विडंबना देखिए, दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश वाली जगह और वहां भी पानी की कमी रहती है। क्यों? क्योंकि वहां इतने ज्यादा जंगल काट दिए गए हैं कि बारिश का पानी जमीन में रिसने के बजाय तेजी से बह जाता है और अपने साथ मिट्टी भी ले जाता है। पानी रुकता ही नहीं। ये तो कमाल की बात है। इसे रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? समाधानों में सबसे पहले तो ये है कि जो संरक्षित वन क्षेत्र हैं उनमें खनन या पेड़ों की कटाई जैसी गतिविधियों पर सख्ती से रोक लगे। जहां कहीं भी विकास कार्यों के लिए पेड़ काटने जरूरी हो, वहां ये अनिवार्य होना चाहिए कि उसके बदले में कहीं और ज्यादा संख्या में पेड़ लगाए जाएं। कंपेंसेटरी एफोरेस्टेशन, जो पर्यावरण से जुड़े कानून हैं, उनका कड़ाई से पालन होना चाहिए। और सबसे जरूरी, लोगों को, खासकर स्थानीय समुदायों को वनों के महत्व के बारे में जागरूक करना और उन्हें वन संरक्षण में भागीदार बनाना। स्रोत में केन्या की वंगारी मथाई के ग्रीन बेल्ट मूवमेंट का जिक्र है, जिसमें महिलाओं ने लाखों पेड़ लगाए। हाँ, उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला था। बिल्कुल। और भारत का चिपको आंदोलन भी इसका एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे आम लोग, खासकर महिलाएं, पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा सकती हैं। ये स्थानीय भागीदारी की ताकत दिखाते हैं। वनों के बाद अब बात करते हैं जल संसाधनों की। पानी के बिना तो जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं। जल ही जीवन है, ये सिर्फ कहावत नहीं, हकीकत है। पानी पीने के लिए चाहिए, साफ सफाई के लिए चाहिए, खेती के लिए चाहिए, उद्योगों के लिए चाहिए, बिजली बनाने के लिए चाहिए। और ये अनगिनत जलीय जीवों, मछलियां, पौधे और दूसरे प्राणी, उनका घर है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते ही इसीलिए हैं क्योंकि इसका ज्यादातर हिस्सा पानी से ढका है। लेकिन इस्तेमाल लायक मीठा पानी बहुत कम है। हाँ, यही असलियत है। पृथ्वी पर मौजूद कुल पानी का लगभग 97% तो समुद्रों में है, जो खारा है। बाकी 3% मीठा पानी है और उसका भी बड़ा हिस्सा ग्लेशियरों और बर्फीली चोटियों पर जमा है। जो पानी हमारे इस्तेमाल के लिए आसानी से उपलब्ध है, नदियों, झीलों और जमीन के नीचे भूजल, वो बहुत ही कम है। और इसी सीमित पानी पर हमारी निर्भरता बढ़ती जा रही है, खासकर भूजल, ग्राउंड वाटर पर। और इस भूजल का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल, जैसा भुज वाले उदाहरण में देखा, वो एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। हाँ, ये आज के समय की एक बहुत बड़ी पर्यावरणीय चुनौती है, खासकर भारत जैसे देशों में जहां खेती और पीने के पानी के लिए भूजल पर निर्भरता बहुत ज्यादा है। जब हम जमीन से पानी निकालने की रफ्तार उसके दोबारा भरने, रिचार्ज की रफ्तार से ज्यादा कर देते हैं, तो पानी का स्तर, वाटर टेबल, लगातार नीचे गिरता जाता है। इसके क्या नतीजे होते हैं? कई बुरे नतीजे होते हैं। कुएं और ट्यूबवेल सूख जाते हैं। पानी निकालने के लिए और गहरे बोरवेल करने पड़ते हैं, जिसमें ज्यादा पैसा और ऊर्जा लगती है। कुछ जगहों पर जमीन धंसने, लैंड सब्सिडेंस का खतरा बढ़ जाता है। नदियों और झरनों में पानी का बहाव कम हो सकता है क्योंकि उनका स्रोत भी अक्सर भूजल ही होता है। कहीं-कहीं जमीन में ज्यादा पानी भरने से जल भराव की समस्या हो जाती है, जिससे फसलों को नुकसान होता है और मिट्टी खराब होती है। और पानी की गुणवत्ता भी खराब हो सकती है। जैसे जैसे पानी का स्तर नीचे जाता है, उसमें घुले हुए खनिजों की मात्रा बढ़ सकती है, पानी खारा हो सकता है, सैलिनिटी। और अगर इलाका समुद्र के किनारे है, तो भूजल कम होने से समुद्र का खारा पानी जमीन के मीठे पानी वाले स्रोतों में घुस सकता है, सॉल्ट वाटर इंट्रूजन। स्रोत में गुजरात के जूनागढ़ का उदाहरण है, जहां खेती के लिए भूजल का इतना ज्यादा अंधाधुंध इस्तेमाल हुआ कि पानी का स्तर बहुत नीचे चला गया है और अब समुद्र का खारा पानी जमीन में घुस रहा है। इससे वहां की जमीन और पानी दोनों बर्बाद हो रहे हैं। ये तो सचमुच गंभीर स्थिति है। अब आखिर में ऊर्जा संसाधनों पर आते हैं। यहाँ भी वही नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय वाला वर्गीकरण लागू होता है। हाँ, ऊर्जा स्रोतों को भी हम इसी तरह बांट सकते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत यानी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, वो है जो प्राकृतिक रूप से लगातार उपलब्ध है या जिन्हें इस्तेमाल करने पर वो खत्म नहीं होते, जैसे सौर ऊर्जा, सूरज की रोशनी, पवन ऊर्जा, हवा की गति, जल विद्युत, बहते पानी की ताकत, ज्वारीय ऊर्जा, समुद्र के उतार चढ़ाव से, भूतापीय ऊर्जा, पृथ्वी के अंदर की गर्मी से, और बायोमास जैसे गोबर गैस, लकड़ी, कृषि अपशिष्ट। और गैर नवीकरणीय?
गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज वो हैं जिनके भंडार सीमित हैं और जो एक बार इस्तेमाल होने के बाद खत्म हो जाते हैं या बनने में लाखों साल लेते हैं। मुख्य रूप से ये है जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम जिससे पेट्रोल डीजल बनता है, और प्राकृतिक गैस। परमाणु ऊर्जा यूरेनियम से को भी इसी श्रेणी में रखा जाता है। और हमारी निर्भरता ज्यादातर इन्हीं गैर नवीकरणीय स्रोतों पर है ना? हाँ, जैसा पहले भी बात हुई थी, दुनिया की ऊर्जा जरूरत का बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 85%, आज भी जीवाश्म ईंधनों से ही पूरा होता है। और इनके जलने से ही ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं, जो जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है। साथ ही वायु प्रदूषण भी होता है। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि शहरों में ऊर्जा की खपत गांव के मुकाबले बहुत ज्यादा होती है। क्यों? उद्योगों की वजह से, गाड़ियों की वजह से, घरों में बिजली के उपकरणों जैसे एसी, फ्रिज के ज्यादा इस्तेमाल की वजह से, और जीवन शैली की वजह से भी। तो ये तो साफ है कि हमें गैर नवीकरणीय स्रोतों पर अपनी निर्भरता कम करके नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की तरफ तेजी से बढ़ना होगा। अब ये कोई विकल्प नहीं रह गया है, ये जरूरत बन गया है। अगर हमें पर्यावरण को बचाना है और सतत विकास करना है तो ये करना ही होगा। अच्छी बात यह है कि इस दिशा में कोशिशें हो रही हैं। स्रोत बताता है कि भारत पवन ऊर्जा के उत्पादन में दुनिया में चौथे स्थान पर है। सौर ऊर्जा को भी बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है और बायोडीजल का भी जिक्र है, तेल के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है, और भारत में इसकी योजनाएं हैं। एक और दिलचस्प तरीका है वेस्ट टू एनर्जी प्लांट। कचरे से ऊर्जा? हाँ, इसमें शहरों से निकलने वाले कचरे को जलाकर उससे बिजली बनाई जाती है। इससे दोहरा फायदा होता है, कचरे का निपटान भी हो जाता है और हमें ऊर्जा भी मिल जाती है, जिससे जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता थोड़ी कम होती है। लेकिन क्या इससे वायु प्रदूषण नहीं होता? हाँ, ये एक चिंता का विषय है। इसलिए ऐसे प्लांट्स में प्रदूषण नियंत्रण के बहुत अच्छे उपाय करने जरूरी होते हैं, ताकि हवा में हानिकारक गैसें न फैलें। तो हमने आज पर्यावरण की परिभाषा से लेकर उसके घटकों, ईवीएस के बहुविषयक स्वरूप, पारिस्थितिकी, सतत विकास की जरूरत और तरीकों, और फिर हमारे अहम प्राकृतिक संसाधनों भूमि, वन, जल, ऊर्जा और उनसे जुड़ी चुनौतियों जैसे भूमि क्षरण, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण, वनों की कटाई, भूजल का गिरता स्तर और ऊर्जा संकट, इन सब पर विस्तार से बात की। इन सब का निचोड़ क्या निकलता है? व्हाट्स द टेक अवे? निचोड़ यही है कि हमारा पर्यावरण एक बहुत ही जटिल, नाजुक और आपस में गहराई से जुड़ा हुआ तंत्र है। वही मकड़ी का जाल। हमारी हर गतिविधि, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, इस जाल पर, इस पर्यावरण पर असर डालती है। और आज के समय में हमारी गतिविधियों का असर ज्यादातर नकारात्मक हो रहा है। हम संसाधनों का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें बर्बाद कर रहे हैं और पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। ये रास्ते हमें टिकाऊ भविष्य की ओर नहीं ले जा सकते। और जैसा कि स्रोत सामग्री में भी कहा गया है, ये जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं है कि वो सब कुछ ठीक कर दे। बिल्कुल नहीं। सरकार नीतियां बना सकती है, कानून लागू कर सकती है, लेकिन असली बदलाव तभी आएगा जब हर व्यक्ति और पूरा समाज अपनी जिम्मेदारी समझेगा और मिलकर प्रयास करेगा। इसमें मीडिया की भूमिका बहुत बड़ी है। अखबार, रेडियो, टीवी, इंटरनेट, ये सब लोगों तक सही जानकारी पहुंचा सकते हैं, उन्हें जागरूक कर सकते हैं और पर्यावरण संरक्षण के पक्ष में एक माहौल बना सकते हैं। स्कूलों और कॉलेजों में पर्यावरण शिक्षा को और मजबूत करने की जरूरत है। सेमिनार, वर्कशॉप आयोजित होने चाहिए और खासकर युवाओं को इसमें आगे आना होगा, क्योंकि भविष्य उन्हीं का है। तो ये थी हमारी आज की गहन चर्चा पर्यावरण अध्ययन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर, खासतौर पर EVS कोड 568 की सामग्री के आधार पर। हमने देखा कि कैसे पर्यावरण के अजैविक और जैविक तत्व एक दूसरे पर निर्भर हैं, कैसे EVS एक बहुविषयक क्षेत्र है और क्यों सतत विकास आज की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक है। हाँ, और इस पूरी बातचीत के आधार पर एक विचार या सवाल हम सबकी सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। हमने पर्यावरण के तत्वों के बीच उस मकड़ी की जाल जैसे जुड़ाव की बात की, तो क्या हम अपने रोजमर्रा के जीवन में कोई एक ऐसा छोटा सा बदलाव सोच सकते हैं जिसे करने से हमारे आसपास के स्थानीय पर्यावरण पर हमारी उम्मीद से कई ज्यादा बड़ा और सकारात्मक असर पड़ सकता हो? सोचने वाली बात है। और एक और विचार, हमने ग्रीन बिल्डिंग की बात की। क्या इस विचार को सिर्फ एक इमारत तक सीमित ना रखकर हम पूरे के पूरे शहर या समुदाय को इस तरह से प्लान करने और बनाने के बारे में सोच सकते हैं कि वो ज्यादा टिकाऊ, ज्यादा आत्मनिर्भर और पर्यावरण के ज्यादा अनुकूल हों? क्या ये संभव है?
बेहतरीन सवाल। ये वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर क्या कर सकते हैं। उम्मीद है इस विश्लेषण ने पर्यावरण अध्ययन के बारे में आपकी समझ को और गहरा किया होगा, खासकर अगर आप एसएससी या बीपीएससी जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय पर इसी तरह की गहरी चर्चा के साथ। स्टडी गुरु से जुड़ने के लिए